हेलो, वेलकम टू एनसीईआरटी मस्ती में आप लोगों का फिर से भरपूर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम इतिहास पढ़ा रहे हैं लगातार। और इतिहास में हम आपको हर्यक वंश पढ़ा चुके हैं, शिशुनाग वंश भी पढ़ा चुके हैं और नंद वंश भी। आज हम चर्चा करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य का इतिहास के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य का इतिहास। ठीक। सबसे पहले हम जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य का इतिहास जानने का स्रोत क्या है। आखिर हम कोई भी इतिहास को पढ़ने से, जैसे आप जानते हैं कि अशोक एक महान सम्राट है, तो आप कैसे जाने? तो ये मतलब कि कुछ तो कहीं पर तो लिखा होगा, या तो साहित्य में लिखा होगा, या तो अभिलेख पर लिखा होगा, या शिलालेख पर लिखा होगा, या गुहालेख पर लिखा होगा। ये सब विषय पर हम जानेंगे। ठीक। कि जानने का स्रोत का तात्पर्य यही होता है। जैसे आप मेरे बारे में जानते हैं, तो आप कैसे जानते हैं? आप जानते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से, एनसीईआरटी मस्ती के माध्यम से जानते हैं कि सुनील है, ये इतिहास पढ़ाते हैं। बस इतना जानते हैं यूट्यूब के माध्यम से। आपका जानने का स्रोत क्या है? तो यूट्यूब है। मेरे को मतलब कि हमको जानने का स्रोत क्या है? यूट्यूब का है। मतलब यूट्यूब के माध्यम से आप हमको जाने। उसी तरीका से मौर्य साम्राज्य का जानने का स्रोत क्या है, क्या नहीं है। ठीक, ये हम जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे मौर्य साम्राज्य का जानने का स्रोत। जब इस पर चर्चा हो जाएगा, तब हम दूसरा चर्चा करेंगे कि देखिए, मौर्य साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास हम जानेंगे। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार बिंदुसार का इतिहास जानेंगे। फिर तीसरा नंबर पर जानेंगे कि अशोक सम्राट का इतिहास, अशोक महान का इतिहास जानेंगे। देखिए, पहले चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र अशोक सम्राट। फिर अशोक सम्राट के इतिहास जानेंगे। फिर मौर्य साम्राज्य का पतन के कारण जानेंगे, कैसे पतन हो गया ये अचानक, कैसे कैसे, ये सारी चीज हम जानेंगे। और हम जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन व्यवस्था जानेंगे। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन व्यवस्था, मौर्य साम्राज्य के काला एवं संगीतिक काला जानेंगे। मौर्य साम्राज्य का और क्या जानेंगे? गुप्तर व्यवस्था जानेंगे। सामाजिक स्थिति जानेंगे। आर्थिक स्थिति जानेंगे। महिलाओं की स्थिति जानेंगे। और हड़प्पा सभ्यता और मौर्य साम्राज्य की महिलाओं की स्थिति कैसी है थी, और कैसा कैसा चेंज आया, बदलाव आया कि नहीं आया, ये सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इतना, अगर जितना हम बताएं, क्या इसमें पढ़ना है, अगर इतना हम इस पर चर्चा करें, लगभग 3 घंटा का वीडियो हो जाएगा। तो हम करीब 1 घंटा का लगभग आज हम वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य का जानने का स्रोत, इस पर चर्चा करेंगे। जहां तक हो सके वहां तक आप लोग बने रहिएगा सेशन में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इनको सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि हम कंटेंट अच्छे देते हैं और हम खुद यूपीएससी बीपीएससी के तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक। तो और अदर परीक्षा देते, जैसे दरोगा हो गया, ये सब चीज का देते हैं, कंपटीशन में बैठते हैं, तो ये आपका बहुत मददगार रहेगा। जैसे हर्यक वंश हम पढ़ा चुके हैं, शिशुनाग वंश पढ़ा चुके हैं, नंद वंश पढ़ा चुके हैं। अगर ये सब आपको जोड़ कर देखिएगा, कोई भी एग्जाम लीजिए, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक, छोटा से लेकर यूपीएससी तक हम बात करते हैं, आपको एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, सब बन जाएगा। ठीक। तो पहले हम देख लेते हैं क्या पढ़ना है। तो आप लोग अगर कॉपी बना रहे हैं, नोट बना रहे हैं, तो एक लिखते चलिएगा। ठीक। सबसे पहले हम क्या जानेंगे दोस्तों, 1 नंबर में, कि जैसे मौर्य साम्राज्य का इतिहास, इसका समय काल है 322 से 185 ईसा पूर्व। 185 ईसा पूर्व इसका समय है। ठीक। अब हम जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य का जानने का स्रोत। तो लिखेंगे मौर्य साम्राज्य का जानने का स्रोत। लिखिए मौर्य साम्राज्य का जानने का स्रोत। तो मौर्य साम्राज्य का जानने का स्रोत, दूसरा नंबर में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहला शासक, पहला राजा आता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त
मौर्य। आपको नंद वंश में इसका भी हम चर्चा किए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास। इतिहास। और तीसरा नंबर में जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र आते हैं बिंदुसार। बिंदु बिंदुसार का इतिहास। ठीक। फिर हम जानेंगे चौथा नंबर में बिंदुसार का पुत्र है अशोक सम्राट, जो धर्म चलाते हैं। अशोक सम्राट का इतिहास। ठीक। पांचवा नंबर में हम जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। पतन के कारण जिस तरीके से आप लोगों को हम बताए हैं कि हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के कारण चार कारण बताए हैं और चार कारण का व्याख्या भी किए हैं। ठीक इसी तरीके से इनका भी बहुत कारण है मौर्य साम्राज्य का पतन के कारण। छठा हम जानेंगे कि सामाजिक स्थिति, मौर्य साम्राज्य के सामाजिक स्थिति। ठीक। राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति। ठीक। और सातवां नंबर में जानेंगे गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था। आठवां नंबर में जानेंगे कि कला, मौर्य साम्राज्य की कला, कला और संगीत। झलक रहा है कि नीचे की नहीं? ठीक। तो हम क्या क्या जानेंगे? मौर्य साम्राज्य का जानने का स्रोत, फिर जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, फिर जानेंगे बिंदुसार का इतिहास। चौथा नंबर में जानेंगे कि अशोक सम्राट का इतिहास, जो अशोक सम्राट धर्म चलाते हैं। ठीक। ये सारे चीज, इनको ये तो महान शासक है। ठीक। देखिए पतन के कारण, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण पर चर्चा करेंगे। मौर्य साम्राज्य की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति और महिलाओं की स्थिति जानेंगे। तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे हम, हड़प्पा सभ्यता और मौर्य साम्राज्य के दोनों तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। फिर जानेंगे गुप्तचर व्यवस्था, फिर कला और संगीत मौर्य साम्राज्य के जानेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं मौर्य साम्राज्य का जानने का स्रोत। मौर्य साम्राज्य का जानने का स्रोत, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक। तो इनको पहले हम मिटा देते हैं। ठीक। तो क्या जानना है? मौर्य साम्राज्य का जानने का स्रोत, इनको रहने देते हैं। देखिए मौर्य साम्राज्य का जानने का स्रोत, इसमें आपको पहले दो लीजिए। एक तो कॉपी पर लिखा हुआ रहेगा, किताब पर लिखा रहेगा। एक तो पत्थर या अभिलेख, चट्टान, ठीक, ये सब चीज पर लिखा रहेगा। दीवार, घर, मकान, ये सब चीज में लिखा रहेगा। ठीक। तो इनको हम दो भाग में बांट कर देखते हैं। देखिए सबसे पहले जानेंगे साहित्य स्रोत। मौर्य साम्राज्य का जानने का स्रोत सबसे पहले है साहित्य स्रोत। साहित्य स्रोत। दूसरा स्रोत आपका हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक, पुरातात्विक स्रोत। ठीक। पहला साहित्य स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत। पहले साहित्य स्रोत के, साहित्य स्रोत का मतलब होता है जैसे कि किताब पर लिखा हुआ है या वेद पर, कोई भी पुस्तक या ग्रंथ में मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा हुआ है, तब हम यही सब के बारे में जानते हैं। मौर्य साम्राज्य के जानने का स्रोत, यहाँ से हमको ये प्रमाणित, ये साक्ष्य मिलता है। ठीक। तो साहित्य स्रोत में हम जानेंगे। देखिए अब साहित्य स्रोत में दो आ जाएगा, या तो भारतीय साहित्य स्रोत रहेगा या तो विदेशी साहित्य स्रोत रहेगा। ठीक। जो जैसे कि भारतीय साहित्य स्रोत अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के माध्यम से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानते हैं। अगर विदेशी की बात किया जाए
तो इंडिका के मेगास्थनीज, इंडिका पुस्तक है ना, इंडिका का लेखक है मेगास्थनीज, तो ये विदेशी साहित्य स्रोत है, जबकि ये इंडिका पुस्तक है। तो इंडिका पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज लिखा हुआ है, और अर्थशास्त्र में भी लिखा हुआ है। ठीक, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र जिसको नीति विष्णुगुप्त भी कहते हैं। देखिए साहित्य स्रोत में दो, साहित्य स्रोत में दो क्या है, सबसे पहले जानेंगे कि भारतीय साहित्य स्रोत, भारतीय साहित्य स्रोत, ठीक, और भारतीय साहित्य स्रोत और विदेशी साहित्य स्रोत, विदेशी 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 साहित्य स्रोत, विदेशी साहित्य स्रोत, ठीक। अब देखिए भारतीय साहित्य स्रोत जैसे ही बोले तो इसमें क्या जानना है, भारतीय साहित्य स्रोत में हमको जानना है कि इसमें जैसे ग्रंथ कौन कौन सा, जैसे एक कौटिल्य के अर्थ, इसमें भी हम दो मतलब कि दो भाग में बांट सकते हैं। देखिए भारतीय साहित्य स्रोत को हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक तो जो धर्म से प्रभावित रहेगा, एक धर्मनिरपेक्ष रहेगा। जो धर्म से प्रभावित रहेगा उसे कहेंगे धर्म ग्रंथ साहित्य स्रोत, जो सभी धर्मों को लेकर चलता है उसको कहेंगे धर्मनिरपेक्ष साहित्य स्रोत। तो पहला हम जानते हैं कि धर्म साहित्य स्रोत, और दूसरा धर्मनिरपेक्ष साहित्य स्रोत, ठीक, धर्मनिरपेक्ष साहित्य स्रोत। देखिए बात समझिए, मौर्य साम्राज्य जानने का स्रोत दो, साहित्य स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। साहित्य स्रोत को या तो भारतीय पुस्तक रहेगा या तो विदेशी पुस्तक रहेगा। जो भारतीय पुस्तक रहेगा उनको हम कहेंगे भारतीय साहित्य स्रोत, जो विदेशी पुस्तक रहेगा उनको हम कहेंगे विदेशी साहित्य स्रोत। क्लियर। अब हम जानेंगे भारतीय साहित्य स्रोत में दो, एक जो धर्म से रहेगा प्रभावित, एक धर्मनिरपेक्ष साहित्य रहेगा। जैसे धर्म से प्रभावित आपका हो गया बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ भी बताते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। बौद्ध ग्रंथ हो गया आपका, पुराण हो गया, जैसे विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ये सब चीज, ठीक, 18 पुराण होते हैं ना। बौद्ध ग्रंथ, पुराण, जैन ग्रंथ, जैन, यहाँ झलका ही नहीं देता होगा, जैन ग्रंथ लिखने में हो जाना चाहिए। देखिए भारतीय साहित्य स्रोत दो, धर्म साहित्य स्रोत, धर्मनिरपेक्ष साहित्य स्रोत। धर्म साहित्य स्रोत में आपका बौद्ध ग्रंथ आ जाएगा और पुराण आ जाएगा और जैन ग्रंथ आ जाएगा। और धर्मनिरपेक्ष साहित्य स्रोत में आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र, ठीक। कौटिल्य को मैकियावली भी कहा जाता है, भारत का मैकियावली कौटिल्य, लिख लीजिए आप लोग, भारत का मैकियावली कौटिल्य, ठीक। एक है आपका विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, ठीक, क्लियर। देखिए मौर्य साम्राज्य जानने का स्रोत भारतीय साहित्य स्रोत, पुरातात्विक साहित्य स्रोत। भारतीय साहित्य स्रोत में अगर आप लोगों को कहा जाए तो भारतीय साहित्य स्रोत और विदेशी साहित्य स्रोत। भारतीय साहित्य स्रोत में एक धर्म वाला साहित्य स्रोत, एक धर्मनिरपेक्ष वाला भारतीय स्रोत। जो धर्म से रहेगा, जैसे बौद्ध ग्रंथ में भी बताते हैं मौर्य साम्राज्य का इतिहास, और पुराण में भी कुछ बताते हैं, और जैन ग्रंथ में भी बताते हैं। अगर धर्मनिरपेक्ष साहित्य स्रोत की बात किया जाए तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र हम इन्हीं को अगले चरण में उठाएंगे, और विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस, ये भी बताते हैं मौर्य साम्राज्य का जानने का स्रोत। अब रहा आपका विदेशी साहित्य स्रोत।
विदेशी साहित्य स्रोत में आपका कौन सा आ जाएगा बताइए। विदेशी साहित्य स्रोत में आपका इंडिका, 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 इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, ठीक, मेगास्थनीज। देखिए विदेशी साहित्य स्रोत में इंडिका पुस्तक की मौर्य साम्राज्य के बारे में बताते हैं। अगर आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक किसके बारे में बताते हैं? तो मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में बताते हैं। अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य के बारे में इतिहास को बताते हैं। क्लियर हो गया ये आपका? अगर आपका ये क्लियर हो गया तो आप लोग लिखते चलिए। अब हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत अब हम चर्चा करेंगे, ठीक, इसको थोड़ा व्याख्या करके। तो कोटोले के अर्थशास्त्र को उठाएंगे हम, क्योंकि ये मौर्य साम्राज्य के बारे में इतिहास को बताते हैं, मौर्य साम्राज्य के बारे में। और इंडिका पुस्तक पर भी चर्चा करेंगे, ठीक। पुरातात्विक स्रोत में आपका जैसे अशोक के अभिलेख, जैसे अशोक के अभिलेख, अभिलेख समझते हैं ना? नहीं समझते पहले वाला वीडियो जाकर देखिए। देखिए अभिलेख में एक पत्थर पर लिखा हुआ रहता है, देखिए यह चट्टान पर। अशोक के अभिलेख 3 प्रकार का, ठीक। शिलालेख, शिलालेख में या तो लिखा हुआ रहता है, या तो स्तंभ लेख, शिलालेख, स्तंभ लेख, और तीसरा में शिलालेख, स्तंभ लेख, और कौन सा? गुहा लेख, जो गुफा सब में लिखा जाता है, तब कहते हैं गुहा लेख। स्तंभ लेख का तात्पर्य होता है जो कि पिलर पर लिखा जाता है, पिलर पर कुछ अक्षरों को उत्कीर्ण किए जाते हैं, इसको कहते हैं स्तंभ लेख, ठीक। तो ये हो गया पुरातात्विक स्रोत। तो हम चर्चा करेंगे अशोक शिलालेख। तो ये वाले पुरातात्विक स्रोत का हम चर्चा करेंगे। अशोक सम्राट जब हम आपको पढ़ाएंगे ना, तो ये सब चीज के बारे में हम बता देंगे। अगर ये भी बताना स्टार्ट कर दे तो समझ जाइए कि अशोक सम्राट को भी कम से कम बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक। तो हम जानेंगे जैसे कि भारतीय साहित्य स्रोत पर, साहित्य स्रोत पर आज हम चर्चा करेंगे। साहित्य स्रोत में भारतीय साहित्य स्रोत और विदेशी साहित्य स्रोत। भारतीय साहित्य स्रोत में धर्म से जो प्रभावित ग्रंथ है, जैसे बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, और जो जैसे धर्मनिरपेक्ष साहित्य स्रोत हो गया आपका, कौन सा हो गया? कोटोले के अर्थशास्त्र, ठीक। आज हम चर्चा पहले करते हैं कोटोले के अर्थशास्त्र कितने भागों बांटते हैं, और कोटोले के अर्थशास्त्र क्या क्या बताते हैं, ये सब चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए आपको सबसे पहले भारतीय साहित्य स्रोत में, धर्मनिरपेक्ष साहित्य स्रोत में, उसमें हम कोटोले के अर्थशास्त्र, कोटोले के अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या क्या सब बताते हैं, उनको पहले जानते हैं। इनको कोटोले के अर्थशास्त्र, कोटोले के अर्थशास्त्र, कोटोले के अर्थशास्त्र। पहले इनका हम बैकग्राउंड जानते हैं, ठीक। कोटोले के अर्थशास्त्र में, कोटोले के अर्थशास्त्र को पहले कोटोले के कुछ परिचय, इंट्रोडक्शन हम जानते हैं। देखिए कोटोले का जन्म होता है तक्षशिला में। तक्षशिला जानते हैं ना? तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन काल में सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के ये कोटोले, ठीक, यानी कि कोटोले प्रोफेसर थे, ठीक। उसके बाद कोटोले के बारे में अगर और बताया जाए, इनके पिता का नाम चनक थे, पिता का नाम चनक, चनक के नाम से ही इनको कोटोले को चाणक्य भी कहा जाता है, ठीक। और माता का नाम है इनका, माता का नाम यशोमही, यशोमही, ठीक।
कखिला में जन्म हुआ। पिता का नाम चनक, चनक के नाम से ही कौटल्य को चाणक्य कहा जाता है। माता का नाम यशोमयी, माता का नाम यशोमयी। ये तो इसका परिचय कुछ हम देख लिए, और हम कुछ जानते हैं। देखिए, अब हम अर्थशास्त्र पर चर्चा करते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र पहले खोज नहीं हुआ था। अर्थशास्त्र की खोज लगभग कितना ईस्वी में हुआ जानते हैं? 1905 में हुआ। अर्थशास्त्र की खोज 1905 में हुआ। अर्थशास्त्र की खोज 1905 में मैसूर संग्रहालय में मैसूर संग्रहालय में। अब कहिएगा ठीक है भैया, कौटल्य की अर्थशास्त्र के खोज हुआ 1905 में मैसूर संग्रहालय में, लेकिन खोज किसने किया? कोई व्यक्ति का तो नाम होगा। हाँ, नाम है। तो व्यक्ति का नाम है श्याम शास्त्री। श्याम शास्त्री साहेब ने कौटल्य के अर्थशास्त्र को खोज मैसूर संग्रहालय में, लेकिन श्याम शास्त्री जैसे ही कौटल्य के अर्थशास्त्र देखते हैं तो ये बिखरा हुआ है। तो एकत्रित करके तो ये श्याम शास्त्री ने कौटल्य के अर्थशास्त्र को प्रकाशन कब किया? प्रकाशन 1909 में किया। प्रकाशन कब किया? 1909 में इनको प्रकाशन कर दिया। कौटल्य के अर्थशास्त्र को 1909 में प्रकाशन कर दिए श्याम शास्त्री। क्योंकि इनको देखिए 6, 7, 8, 9 4 साल इनको एकत्रित करने में लग गया समय, ठीक, क्योंकि ये बिखरा हुआ था। बहुत समय की बात है। देखिए 322 150 ईसा पूर्व की बात है, बहुत समय हो गया था, ठीक। तो 1909 में ये प्रकाशन हो गया, सबके सामने आया। तो मौर्य साम्राज्य का इतिहास और हम लोग विस्तार से पूरे रूप से जाने। तो इन पर स्टडी चला, अध्ययन चला, और इतिहासकार ने इनको भी अध्ययन किया। बहुत सारे साहित्य स्रोत सबका पता लगे, सब बुक जैसे बिपिन चंद्रा, ये सारे बुक सबका लेखन का लिखा गया। तो 1909 में प्रकाशन हुआ। अब देखिए, अर्थशास्त्र के 15 टॉपिक है। कितने टॉपिक है? 15 टॉपिक है। कहने का मतलब क्या है? 15 भाग है। 15 भाग है। अर्थशास्त्र में 15 भाग है, और उपभाग भी होता है ना। उपभाग 180 उपभाग है। 180 उपभाग है। देखिए, 1905 में मैसूर संग्रहालय में श्याम शास्त्री ने कौटल्य के अर्थशास्त्र को खोजे, लेकिन 1909 में इनको प्रकाशन किया गया अर्थशास्त्र को। और 15 भाग है, 15 टॉपिक है, और 180 उपभाग है। और क्या है? और क्या? 6000 श्लोक है। 6000 श्लोक है। 6000 श्लोक है, ठीक। आप कहेगा ठीक है, हम मान लेते हैं ना, सचमुच है। अब ये कौटल्य के अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या बताते हैं? 15 भाग है, 180 भाग है, 6000 श्लोक है। इन सब में क्या लिखा हुआ है तो हम जानते हैं। चलिए लिखते चलिए। देखिए, अब हम जानेंगे कि कौटल्य के अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या क्या सब बताते हैं। ये बताते हैं पहला नंबर पर कि मौर्य साम्राज्य के बारे में पहले प्रशासनिक के बारे में प्रशासनिक व्यवस्था बताते हैं, ठीक। और क्या बताते हैं? गुप्तचर व्यवस्था बताते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। गुप्तचर व्यवस्था, ठीक। और क्या? सामाजिक स्थिति, सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था, और क्या बताते हैं? प्रशासनिक व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था बताते हैं, सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था बताते हैं, शूद्र व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जानते हैं ना, कौटल्य ने सर्वप्रथम शूद्र को
आर्य कहा, और आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, ठीक। और शूद्र को सेना में भर्ती करने के लिए छूट प्रदान थी कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य साम्राज्य में, ठीक। शूद्र व्यवस्था बताते हैं, ठीक। और राजा के सप्तांतिक सिद्धांत, राजा के सप्तांतिक, सही है कि गलत है लिखा हुआ, देख लीजिए आप लोग। सप्तांतिक सिद्धांत कि राजा कैसा होना चाहिए, ये कौटिल्य बताते हैं, ठीक। तो गुप्तचर व्यवस्था बताते हैं, गुप्तचर व्यवस्था बताते हैं, सॉरी प्रशासनिक व्यवस्था बताते हैं, फिर गुप्तचर व्यवस्था बताते हैं, सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था बताते हैं मौर्य साम्राज्य के, शूद्र व्यवस्था बताते हैं कि शुद्ध, देखिए शूद्र व्यवस्था जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और शूद्र को कौटिल्य ने सर्वप्रथम आर्य कहा, श्रेष्ठ कहा, और ये अपने मौर्य साम्राज्य में कहते हैं कौटिल्य कि शूद्र जो है ना इस सेना में भर्ती ले रहे थे, ठीक। अब देखिए राजा के समतांत्रिक सिद्धांत के बारे में बताते हैं, ठीक। हम पहले चर्चा करते हैं गुप्तचर व्यवस्था पर। गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी, देखिए लिखते चलिए। गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर, गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, ठीक। गुप्तचर व्यवस्था देखिए आप लोग, सबसे पहले गुप्तचर व्यवस्था को अर्थशास्त्र में गुप्तचर नहीं कहा गया है, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया जानते हैं? अर्थशास्त्र में गुप्तचर को कहा गया गुड पुरुष, गुड पुरुष। इसमें महिला और पुरुष दोनों गुप्तचर व्यवस्था में काम करते थे मौर्य साम्राज्य में कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, ठीक। तो गुप्तचर व्यवस्था को अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं? गुड पुरुष। और गुप्तचर विभाग को, गुप्तचर विभाग को, गुप्तचर विभाग को क्या कहते थे? महामात्य सर्प, महामात्य सर्प, गुप्तचर विभाग को महामात्य सर्प कहा जाता था, ठीक। और गुप्तचर को जो वेतन देते थे, यानी कि वेतन देने वाले अधिकारी को, गुप्तचर वेतन देने वाले अधिकारी, गुप्तचर को जो वेतन देने वाले अधिकारी को अभय वेतन कहते थे, अभय वेतन, अभय वेतन। गुप्तचर व्यवस्था दो प्रकार की होती थी। गुप्तचर व्यवस्था कितने प्रकार की होती थी? दो प्रकार के। पहला जो संस्था में काम करती थी, संस्था का मतलब क्या है? संस्था का मतलब क्या है? संस्था का मतलब हुआ है दोस्त, ये संस्था का मतलब जो संगठित होकर कार्य करते हैं, जो संगठित होकर कार्य करते हैं, जो संगठित होकर कार्य करते हैं, उनको उसको संस्था गुप्तचर कहते थे। जो घूम घूम कर कार्य करते थे, जैसे उसको संचारा कहा, संचारा गुप्तचर व्यवस्था। संचारा का कहने का मतलब है जो घूम घूम कर कार्य करते थे, उसको संचारा गुप्तचर व्यवस्था कहते हैं। ये गुप्तचर व्यवस्था के बारे में, ठीक। देखिए गुप्तचर व्यवस्था के अनुसार अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड पुरुष कहा गया है, और गुप्तचर विभाग को महामात्य सर्प कहा जाता है, ठीक। महामात्य सर्प कहा जाता है, गुप्तचर विभाग को महामात्य सर्प कहा जाता है। वेतन देने वाले अधिकारी को अभय वेतन कहा जाता है। और दो प्रकार के गुप्तचर व्यवस्था, एक संस्था, एक संचारा। संस्था गुप्तचर व्यवस्था जो संगठित होकर कार्य करते थे, और संचारा गुप्तचर व्यवस्था जो घूम घूम कर
कार्य करते थे। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र गुप्तचर व्यवस्था के बारे में बताते हैं। ठीक, इतना जान चुके हैं। ठीक, अब हम जानेंगे दोस्तों विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस। हम जान चुके हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र क्या बताते हैं, गुप्तचर व्यवस्था बताते हैं। गुप्तचर व्यवस्था को देखें क्या क्या उसमें था। ठीक, प्रशासनिक व्यवस्था भी देखेंगे हम जब मौर्य साम्राज्य के प्रशासन व्यवस्था की बात करेंगे, जब समाज की स्थिति की जब बात करेंगे, महिलाओं की स्थिति बात करेंगे, फिर हम ये सब पुस्तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक को हम वहां पर लेकर आएंगे। ठीक, इस पर हम मोटे तौर पर जान रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य के जानने का स्रोत आखिर कहाँ कहाँ से पता चलता है, मौर्य साम्राज्य का इतिहास। तो सबसे पहले हम जानेंगे, तो हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र हम जान चुके हैं, उसी में धर्मनिरपेक्ष साहित्य स्रोत में, भारतीय साहित्य स्रोत की धर्मनिरपेक्ष साहित्य स्रोत में विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस पुस्तक है। इनके बारे में हम जानते हैं। ये पुस्तक बताते, मुद्रा राक्षस पुस्तक बताते हैं कि चंद्रगुप्त को विरसल शब्द का प्रयोग किया गया। विरसल शब्द का प्रयोग किया गया। विरसल का अर्थ क्या होता है? शूद्र। यानी कि कहने का मतलब है कि विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस की पुस्तक के अनुसार चंद्रगुप्त एक शूद्र थे। ठीक, इसका प्रयोग किया गया। ठीक, उसके बाद इसी पुस्तक में घनानंद का पुत्र बताया गया। घनानंद का पुत्र बताया गया। ठीक, अब हम चलेंगे, घनानंद का पुत्र बताया गया विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस के अनुसार। अब हम चर्चा करेंगे कि इंडिका पुस्तक, विदेशी साहित्य स्रोत में इंडिका पुस्तक जिसका रचनाकार है मेगास्थनीज, यूनान के हैं। ठीक, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम दोस्तों जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास जानने का स्रोत कौटिल्य के अर्थशास्त्र जान चुके हैं और विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस भी कुछ जान चुके हैं। अब हम जानेंगे विदेशी साहित्य स्रोत में इंडिका पुस्तक है। इंडिका पुस्तक की रचनाकार है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के पाटलिपुत्र आते 304 से 299 बीसी ईसा पूर्व तक ये रहते हैं। कौन रहते हैं? मेगास्थनीज रहते हैं। और मेगास्थनीज बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तित्व, चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं, राजधानी के बारे में बताते हैं, पाटलिपुत्र के बारे में बताते हैं। कौन पुस्तक? इंडिका पुस्तक। और शासन प्रबंधन के बारे में जानकारी बताते हैं। ठीक, यहाँ पर शासन कैसा था। ठीक, ये इंडिका पुस्तक के अनुसार, मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक के अनुसार मौर्य साम्राज्य के भू राजस्व कर 1/4 यानी कि 1/4 था, जबकि कौटिल्य के अनुसार 1/6। कौटिल्य के अनुसार 1/6। ठीक, देखिए, अब देखिए मौर्य साम्राज्य के बारे में इतिहास में पढ़ रहे हैं। देखिए मौर्य साम्राज्य यानी कि मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य प्रशासन के 6 समितियां थी। कितने समितियां? 6 समितियां। प्रथम समिति में जल सेना, प्रथम समिति में जल सेना, द्वितीय समिति में रसद सेना, तृतीय समिति में पैदल सेना रहते थे और चतुर्थ समिति में अश्व सेना घोड़ा वाला, और पंचम समिति में गज सेना, गज माने हाथी। पंचम समिति में गज सेना और छठा समिति में रथ सेना। ये नहीं झलक रहा है क्या? रथ सेना, छठा समिति में रथ सेना। ठीक, रथ सेना थे। अब देखिए मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक के अनुसार कुछ ये धार्मिक विवरण भी दे देते हैं। ठीक, ये बताते हैं, इंडिका पुस्तक बताते हैं कि यहाँ पे 7 प्रकार की जाति व्यवस्था थी। अरे भाई, 7 प्रकार की जाति व्यवस्था।
ठीक, 7 प्रकार की जाति व्यवस्था कौन बताते हैं? मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक के अनुसार। ठीक, और बताते हैं दास प्रथा नहीं थी। अब बताइए आप लोग, भारत में दास प्रथा नहीं था, इंडिका पुस्तक थोड़ा सा और इनको रहना चाहिए। ठीक, देखिए ये बता, इंडिका पुस्तक के अनुसार दास प्रथा नहीं थे। ठीक, अब देखिए, अब इनको देखिए ये कहाँ कहाँ पे गलती की। देखिए, भारतीय लेखन कला का ज्ञान नहीं है, भारतीय लेखन कला का ज्ञान नहीं था। बताइए, ये मेगास्थनी बताते हैं कि भारतीय लेखन कला का ज्ञान नहीं है, सिर्फ यूनान का है। ये बताते, धार्मिक विवरण ये बताते हैं। ठीक, और ये कहते हैं कभी भारत में अकाल नहीं पड़ता था। अब बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अकाल, जब चंद्रगुप्त मौर्य का जब लास्ट समय आ जाता है तो उनके साम्राज्य में अकाल पड़ जाता है। जब अकाल पड़ जाता है तो ये चले जाते हैं कर्नाटका में जैन धर्म अपना संथारा जिसको कहते हैं अपना करके अपना मृत्यु त्याग देते हैं। तो अकाल तो पड़ा ना। तो ये इंडिका मेगास्थनीज बताते हैं। ठीक, अब हम चर्चा करेंगे, इतना हम जान चुके, क्या क्या जाने, बताइए क्या क्या जाने हैं आप लोग। मौर्य साम्राज्य का इतिहास का जानने का स्रोत, 2 स्रोत, साहित्य स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। साहित्य स्रोत में 2, भारतीय साहित्य स्रोत और विदेशी साहित्य स्रोत। भारतीय साहित्य स्रोत में भी 2, भारतीय साहित्य स्रोत में 2, एक धर्म से जो जो यानी कि धर्म ग्रंथ है उनका धर्म साहित्य स्रोत, एक धर्मनिरपेक्ष साहित्य स्रोत। धर्म साहित्य स्रोत में आपका जैसे बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ठीक, पुराण, ये सब बताते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। जबकि धर्मनिरपेक्ष साहित्य स्रोत में कौटिल्य के अर्थशास्त्र और विशाखा दास की मुद्रा राक्षस, धर्मनिरपेक्ष साहित्य स्रोत में। ठीक, अब ये सब जो हम चर्चा कर चुके हैं, अब हम जाने विदेशी साहित्य स्रोत में। विदेशी साहित्य स्रोत में इंडिका मेगास्थनीज, ठीक, इनके बारे में जाने हैं। अब क्या जानना, अब जानना है कि पुरातात्विक साहित्य स्रोत, पुरातात्विक साहित्य स्रोत में अशोक के अभिलेख के बारे में चर्चा करना। अशोक के अभिलेख में क्या चर्चा करना कि शिलालेख पर क्या लिखा हुआ है, ठीक, स्तंभ लेख पर क्या लिखा हुआ है, ठीक, और शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। गुहा लेख कहने का मतलब जो गुफा में लिखे जाते थे उसको कहते हैं गुहा लेख। ठीक, ये सब के बारे में जानेंगे। फिर अशोक के अभिलेख पर चर्चा करेंगे। ठीक, अशोक के शिलालेख को भी हम 2 भाग में बांट देते हैं, दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, यानी कि दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख, ऐसे कर कर बांटते हैं। बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, ठीक, आप लोग तो देख नहीं पाइएगा। तो हम अब अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास हम लेकर आएंगे और उसमें हम पूरा चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा देंगे। तब बिंदुसार को लेकर आएंगे, अशोक सम्राट को लेकर आएंगे, प्रशासनिक, सामाजिक, राजनीतिक, महिलाओं की स्थिति, ठीक, ये सब फौजदारी कानून, दीवानी कानून, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, ये सब चीज के बारे में लेकर आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पूरा वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।